चलिए देखिए, आप ध्यान दीजिए इधर। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे। 3.8 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। 3.9 ध्यान दीजिएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन देखें। चित्र दिया है 3.9। करा चित्र में दर्शाए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब हमें वो नेटवर्क देखना होगा। फिगर में दिया है ये है 10 ओम, ये है 5 ओम, ये है 10 ओम, ये है 5 ओम, फिर ये है 5 ओम, यहां भी देखिए एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर यहां सेल लगा है और सेल का वोल्टेज है 10 वोल्ट। ठीक है। ये ए बी सी डी, इसको हम नाम दे देते हैं ई एफ। ठीक है। करंट का डायरेक्शन भी दिया है इसमें। ये करंट का डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में किस में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन दिखने में आपको ऐसे लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। ये ध्यान से समझेंगे तो आसानी होगी समझने में आपको। ये डायग्राम आपको जाना पहचाना दिख लग रहा होगा। किस प्रकार का है ये? व्हीट स्टोन सेट पढ़े है ना, उसी पर ये आधारित क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें देखिए, मान लेते हैं कि ये जो बैटरी है इसमें करंट फ्लो कर रही है यहां से। अब देखिए इसकी कहानी स्टार्ट हो रही है, बैठ जाओ। ठीक है। ऐसे करंट इसमें जा रहे हैं, देखिएगा। मान लीजिए ये जो सेल है
वो आई एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। कितने का? आई एम्पियर। तो ये आई एम्पियर करंट यहां भी होगा, यहां तक आई एम्पियर होगा। इसके बाद ये करंट क्या होगा? दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। अब वो दोनों भाग के करंट बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस वाले में जो करंट जा रहा है वो I1 एम्पियर जा रहा है, इस वाले में जो करंट आ रहा है वो I2 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो I1 वाला करंट है यहां तक I1 रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर करंट ये दो भाग में बढ़ जाएगा। मान लीजिए इस वाले भाग में I3 एम्पियर की करंट आ रही है, तो इसमें जो करंट जाएगी वो I1 माइनस I3 जाएगा। ठीक है भाई, देखिए I1 यहां आया और I1 में से I3 इधर चला गया, तो बचा हुआ करंट इसमें जाएगा। तो बचा हुआ करंट कितना होगा? I1 माइनस I3। ठीक है, अब देखो I3 एम्पियर करंट ऐसे आएगा यहां तक और इधर से आएगा I2, दोनों मिलके इसमें कितने करंट हो जाएंगे? I2 प्लस I3। ठीक है, अब इधर से I2 प्लस I3, इधर से I1 माइनस I3, तो प्लस I3 माइनस I3 खत्म हो जाएंगे और I1 और I2 जुड़ जाएंगे। तो जब यहां I1 I2 जुड़ेंगे क्या बना लेंगे? क्या बना लेंगे? तो इसमें करंट I आने लगेगी। यानी सेल ने आई एम्पियर करंट दिया था, सेल ने आई एम्पियर करंट दिया था और फिर देखिए इधर से आई एम्पियर आ रहा है। यानी करंट की कोई भी क्वांटिटी जो है, कोई भी मात्रा जो है, न तो बढ़ी है न तो घटी है। करंट जितना गया उतना फिर वापस भी आ गया। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं हर रेजिस्टेंस में धारा का मान निकालना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लिखा है प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। मतलब जितने रेजिस्टेंस हैं सब में धारा का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे आप निकालेंगे वो चीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम इस बंद परिपथ की बात करेंगे। यहां देखिए दो बंद परिपथ आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक ये वाला ABD और एक ये वाला BCD। समझ में आ गई बात? तो दो बंद परिपथ आपको दिखेगा। पहले इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए हल में बंद परिपथ ABD, बंद परिपथ ABDA के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से, इस बंद पाथ के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना पड़ेगा। अब द्वितीय नियम के लिए ध्यान दीजिएगा, द्वितीय नियम के लिए कहीं एक स्थान से आप चलना शुरू करेंगे। सही है ना। तो देखिए मान लीजिए आप अपने आप को यहां पर सपोज कर लीजिए, इस दिशा में आप चल रहे हो। ठीक है, तो जिस प्रतिरोध में धारा आपके चलने की दिशा में बहती है उस प्रतिरोध का वोल्टेज धनात्मक होता है, और जिस प्रतिरोध में धारा आपके चलने के विपरीत दिशा में बहती है उसका वोल्टेज माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। प्रतिरोध का वोल्टेज कैसे निकाला जाता है? धारा गुणे प्रतिरोध। जैसे मान लीजिए ये कोई प्रतिरोध है, ये R एम्पियर, और इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है,
तो इसका वोल्टेज होगा धारा गुणे प्रतिरोध, यही इसका वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह यहां भी देखिए धारा प्रवाहित हो रही है सभी रेजिस्टेंस में, सभी प्रतिरोध में। वोल्टेज क्या होगा, उस धारा और उस प्रतिरोध का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो वोल्टेज निकलेगा। लेकिन वोल्टेज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो इस बात पे डिसाइड होगा, क्या उस प्रतिरोध में धारा आपके चलने के दिशा में है कि नहीं है। अगर आपके चलने के दिशा में है तो वोल्टेज पॉजिटिव होगा, अगर धारा आपके चलने के विपरीत दिशा में है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से चलना, ए से आप चलना इस दिशा में शुरू करेंगे तो ऐसे आप चलेंगे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तभी तो ये बनेगा। समझ में आ गया ना, चलने का दिशा क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसे चलेंगे तो ये प्रतिरोध मिलेगा, मान कितना है, धारा इसमें कितनी है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 10I1, 10I1। तो देखिए हो जाएगा 10I1 और वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि धारा देखिए इसमें आपके चलने के दिशा में जा रही है। ठीक है, फिर देखिए आगे, फिर ये बी से आप इधर मुड़ जाओगे, जब आप इधर टर्न होगे तो इसमें भी धारा आपके चलने के दिशा में जाएगी तो इसका भी वोल्टेज पॉजिटिव होगा, लेकिन होगा कितना 5I3। तो देखिए प्लस 5I3, समझ में आई बात। फिर देखिए यहां आने के बाद आप इधर मुड़ जाओगे, आप इधर मुड़ जाओगे लेकिन धारा आपके विपरीत आ रही है तो इसका वोल्टेज निगेटिव होगा। तो निगेटिव मान कितना होगा 5I2, 5I2 और कुल वोल्टेज कितना होता है 0। किरचॉफ का सेकेंड नियम यही कहता है ना, किसी भी बंद परिपथ का कुल वोल्टेज 0 होता है। ठीक है, तो इस पूरे का कुल वोल्टेज 0। अब इस देख लो इक्वेशन को, इसमें से 5 कॉमन ले लो तो यहां क्या बचेगा 2I1, 5 दूना 10 होता है, 5 चला गया 2, यहां 5 ही था चला गया तो, और यहां भी 5 था चला गया तो बराबर, और इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। ठीक है ना, अब आते हैं दूसरे बंद पास पे, ध्यान देना दूसरा बंद पास हमारा ये है BCD, ऐसे चलना है आपको, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो फिर लिखेंगे बंद परिपथ, क्या नाम है BCD के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से इसके लिए भी किरचॉफ का द्वितीय नियम अप्लाई करेंगे। फिर आपको यहां भी मानना पड़ेगा किस दिशा में आप चल रहे हो। ठीक है, मान लो यहां भी आपका चलने की दिशा क्या है, ये है, इस दिशा में चल रहे हो। ठीक है, तो इस प्रतिरोध का वोल्टेज पॉजिटिव होगा या निगेटिव, पॉजिटिव होगा। वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज का मान बताइए 5, और धारा कितनी बह रही है I1 माइनस ये धारा है। ठीक है, चलिए अब यहां तक आप चल के आएंगे, फिर इधर मुड़ेंगे तो ये देखिए इसमें धारा आपकी उल्टा हो जाएगी, धारा की दिशा अपोजिट हो गई ना, तो इसका वोल्टेज पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो नेगेटिव कितना होगा, जितना प्रतिरोध लिख लिए और धारा देखिए उसमें I2 प्लस I3। ठीक है, फिर यहां आ गए आप, अब यहां से ऊपर ऐसे इस दिशा में मुड़ेंगे तो इसका भी देखिए धारा आपके उल्टा हो गई तो ये भी वोल्टेज क्या हो जाएगा नेगेटिव। मान कितना होगा
5i3, ठीक है। और कुल वोल्टेज कितना? 0, ठीक है। अब इसको भी सिंपलीफाई कर लीजिए, हल कर लीजिए। देखिए 5 का गुणा कर लीजिए इसमें, 5i1 माइनस 5 माइनस 10 का गुणा करिए, माइनस का गुणा प्लस में माइनस, 10i3 माइनस बराबर, ठीक है ना। अब देखना, पहले i1 देख लो, इसमें कोई और है नहीं, तो इसको लिख लो ऐसे ही। अब 2 वाला देखो, कोई है? एक ही है ना। 3 वाला देख लो, यहां भी है, यहां भी है, यहां कुल मिलाकर 20 होगा, माइनस i3 बराबर, इसमें भी 5 कॉमन हो जाएगा, यहां बचेगा i1, यहां बचेगा और यहां बचेगा 4i बराबर, और ये बन गया इक्वेशन, 2 इक्वेशन बना, ठीक है ना। अब आगे देखिए और समझिएगा फिर। अब आपको कैसे चलना है, दूसरा तीसरा बंद परिपथ ध्यान दीजिएगा, ए बी सी ई एफ, फिर ऐसे चलना है, ये भी एक बंद परिपथ है, ठीक है। तो फिर लिखेंगे बंद परिपथ, ठीक है। ए बी सी ई एफ के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से, इसके लिए भी वही काम करना है आपको। अब आपको चलने का दिशा हम बता दे रहे हैं, पहले देखिए कैसे कैसे आपको चलना है। यहां से चलना है ऐसे ऐसे, फिर ऐसे चलना है आपको, ऐसे ऐसे। आप अपने चलने की दिशा नहीं बदलेंगे, ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। तो इसका वोल्टेज पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। मान कितना होगा? 10i1, ठीक है, प्लस। अब यहां से देखिए इधर चलेंगे, इसका भी वोल्टेज पॉजिटिव, क्या होगा? i1 माइनस i3। फिर देखिए अब यहां आ गए ना, अब इस दिशा में चलेंगे, ऐसे ऐसे आएंगे, सेल पड़ गया, सेल में निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, ध्यान देना। सेल में निगेटिव से, तो निगेटिव हो गया पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ जब जाया जाता है सेल में, तो वोल्टेज क्या होता है? निगेटिव। वोल्टेज क्या होता है? निगेटिव। लेकिन अगर वोल्टेज में पॉजिटिव से निगेटिव आते हैं तो सेल का वोल्टेज पॉजिटिव होता है। क्लियर? तो आप जब ऐसे आएंगे, इधर मुड़ेंगे, तो निगेटिव से, तो इस सेल का वोल्टेज जो है 10 हो, क्या होगा? माइनस, ठीक है। फिर अब इसमें आइए, इसमें भी धारा है, प्रतिरोध कितना था जी इसका? 10 ओम। इसका मान था 10 ओम, लिखा नहीं गया था। इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा जी? प्लस 10i। फिर ऐसे आप चले जाइए, ठीक है। और कुल वोल्टेज कितना? 0। कुल वोल्टेज 0। अब इसको भी हल कर लीजिए। देखिए 10i1 प्लस 5i1, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 5i3 माइनस 10 प्लस 10 बराबर 0। i1 जोड़ लो, तो 15i1 माइनस 5 प्लस 10, और माइनस 10 को उधर ले जाओ, ठीक है, 5 कॉमन हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? 3 माइनस प्लस 2 बराबर 2। जो 5 कॉमन लोगे उस 5 से 10 कट जाएगा, तो 2 बन गया, और ये हो गया समीकरण 3, ठीक है।
अब एक और ध्यान देना, यहां पर देखो पॉइंट ए पर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाओ, क्योंकि पॉइंट ए पर 3 तार जुड़े हैं, देखो तो संधि का नियम लगेगा ना। तो लिखेंगे फिर, देखिए बिंदु ए पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, जितनी धारा आती है उतनी धारा, तो आई एम्पियर की धारा ए पे आ रही है और यहां से I1 और I2, इसका मतलब I बराबर I1 प्लस, यही हुआ ना। तो लिखेंगे I1 प्लस I2 बराबर I, और ये हो गया समीकरण 4। ठीक है, अब इन चारों समीकरण को हल करना पड़ेगा। अभी तो 4 समीकरण बने हैं। अब देखो समीकरण 4 से जो I का मान है उसको समीकरण 3 में रख दो, क्योंकि 3 में ही I है, 2 में नहीं है, 1 में नहीं है नहीं ना। तो 3 वाले समीकरण में इस I का मान रखो, तो लिखोगे, ध्यान देना, समीकरण 3 से I का मान समीकरण 4 में क्या करने पर, रखने पर। तो रख दीजिए, 4 है, 3 है, सॉरी 3 है, 3 में क्या करिए, रख दीजिए, और ये 4 है। 4 से I का मान 3 में, तो जब रखेंगे तो देखिए समीकरण 3 क्या बनता है, ध्यान देना। अब इधर देखो, ये है 3I1, दिखा 3 माइनस I3 प्लस 2I, और I के जगह रखना I1 प्लस, यहां लिख दो I1 प्लस बराबर 2 है। ठीक है, अब देखो 3I1 माइनस I3, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2 बराबर 2I1 3Y1 5I1 माइनस प्लस 2 बराबर समीकरण 5 बन गया, बना ना। अब देखो तीनों समीकरण को ध्यान से देखना, पहले को, दूसरे को और पांचवें को। ये भी समीकरण I1 I2 I3 के पद में है, ये भी देखिए I1 I2 I3 के पद में, ये भी I1 I2। तो किसी दो को हल करना पड़ेगा। कैसे हल होगा, देखिए मान लीजिए हमें किन्हीं 2 समीकरण से I3 को काटना है, हटाना है, तो कैसे हटेगा, देखिए इसमें माइनस I3 है और इसमें प्लस I3 है। अगर इन दोनों समीकरण को जोड़ा जाए तो I3 हट जाएगा ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 5 को क्या करें, जोड़ दें। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो अब देखिएगा इसमें 2I1 है और इसमें, तो जुड़ेगा क्या होगा, 7I1। अब देखिए प्लस I3 माइनस I3 कट गया, माइनस I2 प्लस 2I2 घट जाएगा, प्लस माइनस है तो घट के कितना आएगा, I2। कितना आएगा जी, I2, क्योंकि जो 2I2 है वो बड़ा है। अब बड़े वाले का चिन्ह, तो बड़े वाले का चिन्ह लगता है। लास्ट में देखिए 0 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा।
और ये बन गया इक्वेशन नंबर 6। अब आया I1 I2 के पद में, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए, एक और बनाना है ऐसे ही I1 I2 के पद में। तो कहां से बनेगा, देखो हमने इसको और इसको हल किया, इसको और इसको कर लो, ठीक है, पहले और दूसरे को। तो दूसरे में देखिए 4i3 है इसमें केवल, तो अगर हम समीकरण 1 में 4 से गुणा कर दें तो इसमें 4i3 आ जाएगा और यहां -4i3 से कट जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे, ध्यान देना, देखो कैसे, समीकरण 1 में समझना 4 से क्या करें, गुणा करके इसमें जोड़ेंगे किसको, समीकरण 2 को। समीकरण 1 में 4 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 को, तो देखना ध्यान से, अब थोड़ा समझने की जरूरत है वो। देखो इसमें 4 से गुणा करोगे तो 4 गुना 8 I1 होगा और यहां पर 1 I1 है, इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, 9 I1, ठीक है। फिर 4 से यहां गुणा करोगे तो +4i3 हो जाएगा और यहां देखो -4i3 कट जाएगा। 4 से इसमें गुणा करोगे तो -4i2 आएगा और यहां -2i2 है, तो जुड़ के -6i2 हो जाएगा। समझ में आई बात? अच्छा, 4 से 0 में गुणा करोगे 0 हो जाएगा और इसमें भी 0 है, तो टोटल क्या आएगा, 0। इसमें से 3 कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा तो यहां क्या बचेगा, 3i1 -2 बराबर बना समीकरण 7। अब 2 समीकरण बन गया जो I1 I2 के पद में आ गया, मिला ना। अब उनको हल कर लो। अब ध्यान देना, अगर समीकरण 6 में 2 से गुणा कर दें तो +2i2 और -2i2 कट जाएगा, ना। तो फिर लिखेंगे नीचे, समीकरण 6 में 2 से क्या करें, गुणा करके, ठीक है, जोड़ दें किसको, समीकरण 7 को, ठीक है। क्या हुआ, अरे भाई कॉमन लेके जब उधर भेजोगे तो उधर 0 है तो करना है, अब उतना तो समझना पड़ेगा ना। चलो देखो इधर, ये हो गया ना जी। अब देखो ध्यान से, इसमें 2 से गुणा करना, ध्यान देना, तो 2 सते 14i1 और 3i1 17i1 हो जाएगा। यहां 2 से गुणा करोगे 2i2 और -2i2 कट जाएगा, तो बचेगा इधर कितना, 2 दूना, इसमें भी तो गुणा होगा, तो ये हो गया 4 में 0 जोड़ोगे 4 आएगा। तो I1 बराबर कितना आया जी, 4/17। एक प्रतिरोध का धारा निकल गया। एक प्रतिरोध में जो धारा बहेगी, I1 देखो किसमें बह रहा है, 10 वाले में। समझ में आई बात? तो I1 निकल गया। अब I1 का मान समीकरण 6 में रखो या 7 में, तो I2 आ जाएगा। देखना, I1 का मान समीकरण 6 में रखने पर, ठीक है रे जी, बात ना करो, समीकरण 6 में रख रहे हैं, देखना ध्यान से। I1 का ये मान समीकरण 6 में रखो तो 7 और I1 के जगह रखोगे 4/17 प्लस बराबर 7 चौक 28, 28/17, 28/17 उधर ले जाओ
तो I2 बराबर हो जाएगा 2 माइनस 28/17। 17 का 2 में गुणा, 17 दूना 34 में से 28 घटा दो 6, कितना आएगा 6/17। ये I2 निकल गया इस वाला, समझ में आई बात। दो करंट निकल गया I1 और अब I3 निकालना है। तो I1 और I2 का मान समीकरण 1 समीकरण 2 किसी में रख लो, ठीक है। तो लिखेंगे, फिर देखना ध्यान से, समीकरण 1 में I1 I2 का मान रखने पर, ठीक है, I1 I2 का मान समीकरण 1 में रखो। 2I1 है कितना 4/17 प्लस I3 माइनस I2 है कितना 6 बराबर 0, 2 चौके 8, 8/-6 प्लस I2 बराबर I3 है, हाँ सॉरी I3, ठीक है। आई देखो हर बराबर है तो अंश को घटा लो, कितना आएगा जी 2 प्लस I3 बराबर, अब इसको उधर ले जाओ तो I3 की वैल्यू कितनी आएगी -2 ये देखो I3 भी निकल गया, समझे। I1 I2 I3 निकल गया। अब देखो समीकरण 4 में I1 I2 रखोगे तो I भी निकल जाएगा ना। तो फिर लिखोगे समीकरण 4 में I1 I2 का मान रखने पर, ठीक है, मान रख दो। तो देखो क्या है I बराबर I1 प्लस, तो I और I1 का मान 4/17, I2 का मान 6/17, तो I बराबर 10/17, I भी निकल गया, हो गया जी। सभी I1 I2 I3 I सब निकल गया ना। अब देखो इसमें धारा पता चल गया, इसमें धारा पता चल गया, और जो इसमें धारा चल रहा I वो भी पता चल गया। बचा है कौन, ये और ये, ठीक है। अब इसमें धारा निकालोगे तो I1 में से I3 का मान घटा देना, समझ में आई बात। तो इसका धारा निकल जाएगा और इसमें I2 और I3 का मान जोड़ देना, तो इसमें धारा पता चल जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरह ये पूरा सॉल्व होगा। क्लियर, नोट कर लीजिए।